हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जहां पर आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियो सीरीज मिलती है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके डाउट क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने हर टॉपिक पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। इवन हर टॉपिक पर हमने न्यूमेरिकल भी किया है उसी लेक्चर में। इसके साथ ही मैं शॉर्ट में नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। राइट, तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यू यूनिट स्टार्ट किया था, दैट वाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। राइट, उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। उसमें हमने डिटेल में देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक यूज़ किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। बट उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे जो मैं आज के इस लेक्चर में कवर करने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट की। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वी विल सी इंटर एंड इंट्रा फर्म एनालिसिस। इंटर फर्म एनालिसिस एंड इंट्रा फर्म एनालिसिस क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल सी द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन वी विल सी द ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस, कौन कौन सी लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। ठीक है, तो दीज 4 टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। राइट, तो चलिए आज बहुत बातें हो गई, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रा फर्म एनालिसिस एंड इंटर फर्म एनालिसिस। ठीक है, तो इंट्रा फर्म एनालिसिस बेसिकली क्या होता है। इंट्रा मीन्स विद इन द फर्म, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं डिफरेंट ईयर्स के, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के फिगर को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है इंट्रा फर्म एनालिसिस। इंट्रा मतलब क्या होता है, इंट्रा मीन्स विद इन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ईयर के जब फिगर कंपेयर करें तो वो इंट्रा फर्म एनालिसिस। ठीक है, तो हम डिफरेंट ईयर के फिगर यूज कर रहे हैं ना, तो जिसमें टाइम डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे टाइम डिफर कर रहा है ना, तो इसीलिए इसका एक और नाम भी है टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, और जब हम डिफरेंट टाइम पीरियड के फाइनेंशियल फिगर को कंपेयर करते हैं तो उससे क्या पता चलता है, ट्रेंड पता चलता है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ट्रेंड है। तो इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है ट्रेंड एनालिसिस। राइट, तो इंट्रा फर्म एनालिसिस का एक और नाम क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस, एक और नाम क्या है, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम बिजनेस के जो डिफरेंट फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल आइटम्स हैं, इनके फिगर को कंपेयर करते हैं डिफरेंट ईयर्स के। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज करिए कंपनी है HCL, लेते हैं सपोज करिए HCL टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है, उसके हमें प्रॉफिट को कंपेयर करना है ऑफ लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, 2016, 2017, 2018, 19 और 20, ये 5 साल के जो फिगर है, 2016 से लेके 2020 के जो प्रॉफिट का जो फिगर है, वो क्या किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में साइड बाय साइड इन सारे फिगर को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और फिर कंपेयर किया जाएगा, देखा जाएगा कि प्रॉफिट 2016 से लेके 2020 तक अभी तक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या कभी वैरी करता है कि किसी ईयर ऊपर रहा, किसी ईयर कम रहा प्रॉफिट। तो इस तरीके से कंपेयर किया जाता है, तो इसको कहा जाएगा इंट्रा फर्म एनालिसिस। मतलब एक ही फर्म के आप फाइनेंशियल आइटम्स जो डिफरेंट ईयर के हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, इंट्रा फर्म। ठीक है, दूसरा जो होता है दैट इज इंटर फर्म एनालिसिस। इंटर फर्म एनालिसिस में क्या करते हैं, हम दो या दो से ज्यादा इंटरप्राइजेज या जो कंपनीज हैं या जो फर्म है जो सिमिलर टाइप की हों, ठीक है, उनको कंपेयर करते हैं, उनके जो फाइनेंशियल आइटम्स होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है, तो इसको कहा जाता है इंटर फर्म एनालिसिस। ठीक है, जैसे कॉलेजेस में कंपटीशन होता है ना, इंटर कॉलेज कंपटीशन, यानी एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज से कंपटीशन, तो ऐसे ही इंटर फर्म एनालिसिस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन फाइनेंशियल फिगर का, तो दिस इज इंटर फर्म एनालिसिस। राइट, इसमें फाइनेंशियल फिगर को एनालाइज किया जाता है और कंपेयर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए
हमने एक कंपनी ले ली HCL और दूसरी कंपनी ले ली TCS, ठीक है, और हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंट आइटम्स को कंपेयर कर रहे हैं, HCL के फिगर रिकॉर्ड किए और उसके बाद हमने TCS के फिगर रिकॉर्ड किए, और इनके जो डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स हैं उनको फिर हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा इंटर फर्म एनालिसिस, राइट। तो इस तरीके से इंटर फर्म एनालिसिस होता है, और इसका एक और नाम भी है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, क्योंकि इसमें एक सिंगल स्टेटमेंट बनाया जाता है और उससे दो फर्म को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, दो कंपनीज को कंपेयर किया जाता है, तो इसीलिए इसका एक और नाम क्या है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, राइट। तो आपको समझ में आ गया, इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म एनालिसिस। इंट्रा मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ईयर के जो फिगर्स अगर कंपेयर करें तो वो इंट्रा फर्म एनालिसिस, और अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करें, सिमिलर टाइप की कंपनी से कंपेयर करें ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर, एक ही साल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप HCL के 2016 के फिगर को TCS के 2020 के फिगर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। दोनों जो कंपनीज होगी वो एक तो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए और सेम फाइनेंशियल ईयर के फिगर को कंपेयर किया जाएगा, तो हम उसको कहेंगे इंटर फर्म एनालिसिस, राइट। यहां तक समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो किए जाते हैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती है, तो ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, बताइए पढ़ के, सबसे पहला स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप इज रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो ये हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबसे पहला स्टेप है कि इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डिफरेंट फाइनेंशियल आइटम्स हैं, फाइनेंशियल डेटा है, उनको क्या किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है, फिर से इनको अरेंज किया जाता है और फिर से क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई करना मतलब छांटना, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डिफरेंट फिगर्स हैं इनको क्लासीफाई किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है, डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है एनालिसिस का, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस क्यों कर रही है, किस पर्पस से कर रही है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फाइनेंशियल डेटा है उसको रीअरेंज किया जाता है, ठीक है, और रीक्लासिफाई किया जाता है, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो आपने पहले स्टेप में क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, कंपैरिजन। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, अब हम कंपेयर करेंगे, राइट। तो अगर टाइम सीरीज एनालिसिस है, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, सेम इंटरप्राइज के जो फाइनेंशियल आइटम है डिफरेंट ईयर्स के, उनको साइड बाय साइड रखा जाएगा और उनको कंपेयर किया जाएगा। जैसे अभी मैं पिछले स्लाइड पे बता रही थी एग्जांपल, जैसे HCL कंपनी है और अगर टाइम सीरीज एनालिसिस है तो HCL कंपनी के 2017 के फिगर, 18 के फिगर, 19 के फिगर आप साइड बाय साइड रखेंगे, चाहे बैलेंस शीट के, चाहे प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, और फिर उनको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन होगा अगर टाइम सीरीज एनालिसिस है। बट अगर क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है तो दो सिमिलर टाइप की कंपनी, जैसे आपने ले लिया HCL और TCS, तो दो सिमिलर टाइप की कंपनीज, इनके फाइनेंशियल फिगर्स को आप साइड बाय साइड रखेंगे, जो भी इनके फाइनेंशियल फिगर्स है इनको साइड बाय साइड रखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला आइटम क्या होता है, याद करिए हमने पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें सेपरेट वीडियो है, याद करिए क्या था सबसे पहला आइटम, सबसे पहला आइटम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन HCL में कितना है, TCS का कितना था, ठीक है। ऐसी अदर इनकम HCL की कितनी थी, TCS की कितनी थी, तो इनको साइड बाय साइड रख के कंपेयर किया जाता है। तो दिस इज द सेकंड स्टेप, कंपैरिजन। टाइम सीरीज है तो डिफरेंट ईयर के फिगर लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस है तो डिफरेंट कंपनीज के फिगर साइड बाय साइड रखेंगे। तो दिस इज द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेप कंपैरिजन, राइट। अब थर्ड स्टेप क्या है, एनालिसिस। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। आपने HCL और TCS के फिगर साइड बाय साइड रख लिए, अब आप इनको कंपेयर करेंगे, इनको कंपेयर कर लिया आपने, अब आप इनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक,
डिफरेंट फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग अब आप इनको एनालाइज करेंगे। रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे एचसीएल की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी, टीसीएस की कितनी थी। रिगार्डिंग सॉल्वेंसी, ठीक है, एचसीएल की सॉल्वेंसी कितनी है, टीसीएस की कितनी है। रिगार्डिंग लिक्विडिटी, एचसीएल की लिक्विडिटी कितनी है, टीसीएस की लिक्विडिटी कितनी है। ठीक है, ये मेरी राइटिंग ठीक नहीं बन रही है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ये जो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है इनके रिगार्डिंग फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डेटा को। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। नाउ कम टू फोर्थ स्टेप। अब चौथा और आखिरी स्टेप क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब कुछ मीनिंग ड्रॉ करना, कुछ सिग्निफिकेंस निकालना, ठीक है, कंक्लूजन निकालना, दिस इज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आपने जब प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर की, ठीक है, पहले स्टेप में आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जो सारे फिगर्स थे उनको रीअरेंज किया, दूसरे स्टेप में आपने कंपेयर किया, तीसरे स्टेप में आपने एनालाइज किया। एनालाइज करने के लिए हम बहुत सारे टूल यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपने रेशियो एनालिसिस यूज किया, ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस में आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूज किया, तो आपने एचसीएल और टीसीएल दो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाले और फिर आपने उन रेशियोज की वैल्यू को देख करके चौथे स्टेप में क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग निकालेंगे। फिर आप देखेंगे कि एचसीएल की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है कि टीसीएस की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा थी। ठीक है, और ये जो इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करेंगे इट शुड बी प्रिसाइज, ये जो इंटरप्रिटेशन है ये प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा पर्पस था एनालिसिस का वो फुलफिल करना चाहिए इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो दीज आर द 4 स्टेप्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो ये 4 स्टेप होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा को रीअरेंज करेंगे, रीक्लासिफाई करेंगे। कर लिया क्लासीफाई, अब आप कंपेयर करिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिफरेंट टूल लगाएंगे, जैसे रेशियो एनालिसिस है, ठीक है, और भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप डिफरेंट टूल लगाएंगे और फिर उसके बाद आप उसका मीनिंग ड्रॉ करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इस दीज आर द 4 स्टेजेस, 4 स्टेप्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये 4 स्टेप होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है, ये जो हमारी पूरी यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या फायदा है, बेसिकली कह लीजिए। तो सबसे पहला फायदा क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, कि वी कैन एसेस द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हम ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी क्या रही है। ठीक है, अगर लास्ट 5 ईयर के डेटा को कंपेयर किया जा रहा है तो लास्ट 5 ईयर में ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी क्या रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है। इवन यही नहीं, इसके साथ ही आगे कमिंग ईयर्स में ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी या प्रॉफिटेबिलिटी क्या रह सकती है, उसके बारे में भी फोरकास्टिंग की जा सकती है, जज किया जा सकता है, राइट। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, या जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में क्या अर्निंग हो सकती है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, राइट। तो इसलिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एसेस द मैनेजरियल इफिशिएंसी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजरियल इफिशिएंसी को भी एसेस करने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि कौन कौन से एरियाज रहे जहाँ पे मैनेजरियल इफिशिएंसी रही, यानी जहाँ पे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई है, बहुत अच्छे रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, टेक्निक अच्छी यूज हो रही है, और कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट रही, यानी किन किन एरियाज पे ऑर्गेनाइजेशन कमजोर पड़ गई, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सही पॉलिसी नहीं फॉलो कर रही है। तो इसके बारे में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलता है। ठीक है, अभी आगे रेशियो एनालिसिस पे मेरी वीडियो है, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे रेशियोज हैं, जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये कुछ रेशियोज हैं जिनसे जज किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है कि कंपनी की डेटर से रिलेटेड जो पॉलिसीज थी
वो सही थी कि नहीं थी, क्रेडिटर्स से रिलेटेड जो पॉलिसी थी वो सही थी कि नहीं थी। तो इससे क्या है, मैनेजरियल इफिशिएंसी का पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प करता है एसेस द मैनेजरियल इफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी। इफिशिएंसी के बारे में भी पता चलता है और इनएफिशिएंसी के बारे में भी पता चलता है कि कहाँ पे मैनेजरियल कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कमी रह गई। ठीक है, थर्ड जो सिग्निफिकेंस है दैट इज असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ इंटरप्राइजेस। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन के जो क्रेडिटर्स रहते हैं, ठीक है, या जो सप्लायर्स होते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा पैसा, जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं वो मीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया हुआ है, या जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लेंडर्स होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन जो डिबेंचर होल्डर का जो पैसा है वो वापस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उनका पर्पस सॉल्व करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मैं फिर से कहूंगी बहुत सारे रेशियोज हैं, सॉल्वेंसी रेशियो भी हम लोग वहाँ पढ़े हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रेशियोज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है, जिससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। तो इससे जो डिबेंचर होल्डर या लेंडर्स या जो क्रेडिटर्स हैं उनका पर्पस सॉल्व होता है। तो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, राइट। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी हमने पढ़ा था इंटर फर्म कंपैरिजन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना है, ठीक है, तो पता करना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है, अगर ये फाइंड आउट करना है देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मदद करती है। कैसे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। दो कंपनीज के जो फिगर हैं उनको साइड बाय साइड रखें, जैसे हमने विप्रो और दो आईटी कंपनीज का नाम बताइए, एक विप्रो और एक और कोई ले लीजिए केप जेमिनी जैसे ले लीजिए। ठीक है, तो दो आईटी कंपनीज के जो फिगर्स हैं उनको हम साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है, जरूर देखिएगा, वहां पे हमने डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टूल हैं जिनसे इंटरफर्म कंपैरिजन भी हो सकता है। तो दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होती है केवल वो 5 फिगर को ही एनालाइज नहीं करती है, इससे आगे फोरकास्टिंग में भी मदद मिलती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट अगर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, हर साल कंपनी पिछले साल के कंपेयर में हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो इससे एक आइडिया लगता है कि अगले साल भी कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, लास्ट ईयर के कंपेयर में ज्यादा होगा। और आगे चल के बजट बनाने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मदद करता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव। छठा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम डिफिनीशन जान चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि हम जो कॉम्प्लेक्स डेटाज होते हैं, कंफ्यूजिंग डेटाज होते हैं, उनको हम सिंपलर टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिसको एक नॉन कॉमर्स पर्सन भी आसानी से समझ सके। ठीक है, तो दिस इज द सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो कॉम्प्लिकेटेड एरियाज है, कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल फिगर्स हैं, उनको सिंपल टर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इवन बहुत सारे फिगर्स को ग्राफ से, डायग्राम से शो किया जाता है, जिससे एक नॉन कॉमर्स पर्सन, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का जो पर्सन है वो भी आसानी से समझ सके, राइट। तो दीज आर द 6 सिंपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये 6 सिंपल से ऑब्जेक्टिव थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहिए, सिग्निफिकेंस कहिए, पर्पस कहिए, नीड कहिए। ठीक है, तो दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, हिस्टोरिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस का क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड टिल डेट, यानी जो ऑलरेडी हो चुका है उसको एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात नहीं होती है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, बट वो सही हो एक्यूरेटली ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
लास्ट 5 ईयर से ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। आपने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कि लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट जो था HCL कंपनी का कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, बट ऐसा नहीं कह सकते कि जो 6th ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर जो है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का क्या पता नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है। मतलब जो डेटा या जो कह लीजिए फिगर ऑलरेडी अकर कर चुका है, ठीक है, वो यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर, ये फ्यूचर नहीं रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंज। हम जानते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम, जो पैसे की कीमत है वो समय के साथ चेंज होती है, ठीक है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर दिस थिंग, ये इस चीज को इग्नोर करता है, राइट। अच्छा, आपने पढ़ा था अभी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें मैं एग्जांपल दे रही थी ना कि लास्ट 5 ईयर के फिगर अगर HCL कंपनी के कंपेयर करें तो आप क्या करेंगे, 2016 का फिगर उठाएंगे, 2017 के फाइनेंशियल फिगर्स उठाएंगे, ठीक है, अप टू 2020 तक के फिगर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपेयर कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, 2016 में जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, ठीक है, क्या आप उसको 2020 के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है उससे कंपेयर कर सकते हैं? करना चाहिए? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। जो पैसे की कीमत 2016 में थी, क्या वही पैसे की कीमत 2020 में है? नो, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या कहता है कि लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर के फिगर को साइड बाय साइड रखिए और कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। बट क्या ये जस्टिफाइड है? तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम, इसलिए ये जो हम कंपैरिजन करते हैं ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। नाउ कम टू थर्ड लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड। हम जानते हैं फाइनेंशियल, इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओनली क्वांटिटेटिव फिगर्स, जो क्वांटिटेटिव फिगर्स होते हैं ना, जिसको हम पैसे के टर्म में, मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्वालिटी ऑफ स्टाफ है, या पब्लिक रिलेशन है, या सिंसियरिटी या हार्ड वर्क ऑफ एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इन फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है, इनको नहीं कंसीडर किया जाता है, राइट। तो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन। नाउ कम टू फोर्थ लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन क्या है? इट सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो जो लिमिटेशन है वो सारी लिमिटेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बना दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, यानी एनालिसिस ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो जो भी लिमिटेशन थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वही लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। तो दिस इज द फोर्थ लिमिटेशन। नाउ कम टू फिफ्थ लिमिटेशन। पांचवी लिमिटेशन क्या है? पांचवी लिमिटेशन है वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, राइट। तो याद रखिए, बहुत सारे एरियाज हैं अकाउंटिंग में जहां पे डिफरेंट कंपनी कैन यूज डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अलग अलग कंपनी अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज कर सकती है। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं अकाउंटिंग में। जैसे एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के आप बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। सपोज करिए एक कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, दूसरी कंपनी ने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किया, तो क्या होगा? इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग आएगा ना। डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग आएगा तो अल्टीमेटली इनके प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या ये कंपेयर करना सही होगा कि दो कंपनी अगर डिफरेंट मेथड यूज करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही हैं, तो अगर हम इन प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही एक टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, या वैल्यूएशन, नॉट रॉ मटेरियल, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक।
एक टॉपिक है, ठीक है। वहां पर आप पढ़े हैं कि बहुत सारे मेथड्स हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड, हीफो मेथड हैं, जिनसे कंपनी क्या कर सकती है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर सकती है। सपोज करिए एक कंपनी फीफो मेथड यूज कर रही है, दूसरी कंपनी लीफो मेथड यूज कर रही है, ठीक है। तो क्या इनसे, इन डिफरेंट मेथड को यूज करके जो प्रॉफिट कंपनीज निकाल रही हैं, क्या उनको कंपेयर करना जस्टिफाइड होगा? तो ये नहीं जस्टिफाइड होगा, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, कि वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको जो कंपेयर करते हैं ना, तो वो इतना जस्टिफाइड नहीं है। तो दिस इज द फिफ्थ लिमिटेशन, राइट। तो दीज वेर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये कुछ लिमिटेशन थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, राइट। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसी के साथ हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है, उसको ज़रूर देखिएगा, राइट। तो थैंक यू। एंड ये अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।